हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के क्रेश कोर्स यानी कि हिंदी के हम लोग जो है ना इस वीडियो को देखने वाले हैं। और इस हिंदी के क्रेश कोर्स में हम लोग 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी तक जो भी स्टूडेंट कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं ना, तो क्रेश कोर्स के माध्यम से अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित होने के साथ साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये 40% को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे हिंदी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर से। तो देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया भीमराव अंबेडकर, या फिर रामविलास शर्मा, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है गुणाकर मुले, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है ना भीमराव अंबेडकर जी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, या फिर 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, और ऑप्शन सी में आपका दिया 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, या फिर 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है ना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपको दिया बिहार, मध्य प्रदेश, या फिर गुजरात, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ महाराष्ट्र। तो दोस्तों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ना मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधियां है। ऑप्शन ए में आपका दिया कहानी, या फिर नाटक, या फिर निबंध, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आत्मकथा। तो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक प्रकार का निबंध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लल्ले सिंह यादव, या फिर ऑप्शन ए में आपका ददई सिंह यादव, या फिर ललन सिंह यादव, और ऑप्शन सी में आपका दिया रूपक सिंह यादव, या फिर ललन सिंह यादव। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी में रूपांतरण किया है ना ललन सिंह यादव किया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया अमरकांत, या फिर नलिन विलोचन शर्मा, या फिर यतीन्द्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मैक्स मूलर। तो दोस्तों विष के दांत कहानी के रचयिता जो है ना नलिन विलोचन शर्मा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना किस ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1914 में, या फिर 1915 में, या फिर 1916 में, या फिर 1917 में। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना 1916 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया सिमरिया में, या फिर बलिया में, या फिर उन्नाव में, या फिर पटना में। तो दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म जो है ना पटना में हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विष के दांत पाठ की विधिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया निबंध, या फिर व्यक्ति चित्र, या फिर कविता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कहानी। तो दोस्तों विष के दांत जो है ना यह एक प्रकार का कहानी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि गिरधर लाल का बेटा है। ऑप्शन ए में आपका देखो खोखा, या फिर कासू, या फिर मदन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है आलो। काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, गिरधर लाल का बेटा जो है ना मदन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 6 दिसंबर 1813 ईस्वी में, या फिर 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, या फिर 6 दिसंबर 1833 ईस्वी में, या फिर 6 दिसंबर 1843 ईस्वी में। तो दोस्तों मैक्स मुलर जी का जन्म जो है ना 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपका दिया विलियम जोन्स को, या फिर वारेन हेस्टिंग्स को, या फिर हरकस को, या फिर युवा अंग्रेज अधिकारों को। तो दोस्तों मैक्स मुलर ने नया सिकंदर जो है ना युवा अंग्रेज अधिकारों को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है। ऑप्शन ए में आपका हिंदी, बांग्ला, या फिर मैथिली, या फिर संस्कृत। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मैक्स मुलर के अनुसार भारत का जो सबसे प्राचीनतम भाषा है ना संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए में आपका भारत का, या फिर श्रीलंका का, या फिर जर्मनी का, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यूनान का। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स जो है ना ये आपका भारत का गवर्नर जनरल था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वोदित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। ऑप्शन ए में आपका दिया जर्मनी, या फिर यूनान, या फिर भारत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है श्रीलंका। तो दोस्तों मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो है ना हमारा अपना देश भारत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्रैश कोर्स की हिंदी के 40 ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो अभी तक कुछ भी क्लास नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना तो अपने बोर्ड परीक्षा में क्रैश कोर्स के थ्रू से क्रैश कोर्स के माध्यम से है ना अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो ही प्रश्न याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका खरोष्टी लिपि, या फिर प्राकृत लिपि, या फिर नागरी लिपि, या फिर देवनागरी लिपि। तो दोस्तों मराठी भाषा की लिपि जो है ना देवनागरी लिपि है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है तो दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। ऑप्शन ए में आपका दिया महेंद्र पाल, या फिर भोज, या फिर मिहिर भोज, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमोघ वर्ष। तो दोस्तों धारा नागरी के जो है ना आप लोग को बता देते हैं जो धारा नागरी के जो है ना भोज परमार शासक विद्यानुगार थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत का नाम क्या था। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन से कराए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका देव, या फिर महादेव, या फिर शैलदेव, या फिर रामदेव। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम जो है ना देव था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन ए में आपका ब्राह्मी लिपि, या फिर देवनागरी लिपि, या फिर चित्र लिपि, और ऑप्शन डी में आपका दिया गुरुमुखी लिपि। तो दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि जो है ना देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका था सरपाद की, या फिर अस्कान की, या फिर जीवन आनंद दास की, या फिर गुरु नानक की। तो दोस्तों दोहा कोश जो है ना ये सरपाद की रचना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। ऑप्शन ए में आपका था संस्कृत, या फिर हिंदी, या फिर उर्दू, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंग्रेजी। तो दोस्तों रामायण की रचना जो है ना किस भाषा में, संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि बहादुर के नाम से पहले दिल शब्द किसने उड़ा दिया। ऑप्शन ए में आपका था लेखक ने, या फिर लेखक के साले साहब ने, या फिर निर्मला ने, या फिर किशोर ने। तो दोस्तों बहादुर के नाम से पहले जो है ना दिल शब्द निर्मला ने उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। ऑप्शन ए में आपका नौकरी के लिए, या फिर पिता के फटकार के कारण, या फिर माँ के मार के कारण, या फिर घूमने के लिए। तो दोस्तों बहादुर अपने घर से जो है ना माँ के मार के कारण भाग गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। ऑप्शन ए में आपका दिया बहादुर ने भैंस को मारा था, या फिर बहादुर ने कुत्ते को मारा था, या फिर बहादुर ने बिल्ली को मारा था, या फिर बहादुर माँ का काम नहीं किया था। तो दोस्तों बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए हो गया था क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है। ऑप्शन ए में आपका दिया धार्मिक, या फिर तार्किक, या फिर सामाजिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऐतिहासिक। तो दोस्तों बहादुर जो है ना यह एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहादुर पर कितने चोरी की। यहाँ पे आप लोग बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए में आपका दिया 10 रुपये, या फिर 11 रुपये, या फिर 12 रुपये, या फिर 13 रुपये। तो दोस्तों बहादुर पर जो है ना 11 रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। ऑप्शन ए में आपको पैसे चुराने का, या फिर गहने चुराने का, या फिर अंगूठी चुराने का, और ऑप्शन डी में आपका दिया मोती चुराने का। तो दोस्तों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर जो है ना आरोप क्या लगाए। तो दोस्तों पैसे चुराने का आरोप लगाए। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है। ऑप्शन ए में आपका पूंजीवादी व्यवस्था, या फिर सामंतशाही व्यवस्था, या फिर जमींदारी व्यवस्था, या फिर सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का जो पूर्ण विकास जो है ना सामाजिक व्यवस्था में ही संभव है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा कि निबंध है। ऑप्शन ए में आपका मछली, या फिर परंपरा का मूल्यांकन, या फिर बहादुर, ऑप्शन डी में आपका दिया भारत माता। तो दोस्तों निबंध जो है ना क्या है। तो दोस्तों निबंध जो है ना आप लोग को बता देते हैं यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गुणाकर मूले की, या फिर यतीन्द्र मिश्री की, या फिर रामविलास शर्मा की, या फिर अमनकांत की। तो दोस्तों प्रेमचंद और उनका युग जो है ना ये रामविलास शर्मा जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के मुख्यमंत्री रहे। ऑप्शन ए में आपका भीमराव अम्बेडकर, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर अमरकांत, या फिर यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कौन रहे। रामविलास शर्मा जी रहे। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या करा है कि असीमितता का सही अर्थ है ऑप्शन ए में आपको तो पहचान, अस्तित्व या फिर मना करना या फिर एकता या फिर पर्याप्त। तो दोस्तों असीमितता का जो सही और सटीक अर्थ है ना पहचान या अस्तित्व है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या करा है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका उजगा सानी या फिर उजगांव सानी या फिर उचका गांव सानी या फिर ऊंचा गांव सैनी। तो दोस्तों लेखक रामविलास शर्मा जी के गांव का नाम जो है ना क्या था, तो दोस्तों उजगांव सानी था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादी नहीं है, यह निबंध की पंक्ति है। ऑप्शन ए में आपका नागरी लिपि या फिर परंपरा का मूल्यांकन या फिर श्रम विभाजन और जाति पर्दा। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो दोस्तों भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादी नहीं है, ये जो है ना किस निबंध की पंक्ति है। तो दोस्तों ये जो है ना ये आपका परंपरा का मूल्यांकन का निबंध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार है। ऑप्शन ए में आपका छठी पीढ़ी या फिर सातवीं पीढ़ी और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है 9वीं पीढ़ी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 8वीं पीढ़ी। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के जो है ना छठी पीढ़ी के 7वीं पीढ़ी के जो है ना कलाकार है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उससे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए में आपका बनारस में या फिर लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में और ऑप्शन डी में आपका दिया बक्सर में। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है ना लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है ना 4 फरवरी 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। ऑप्शन ए में आपका कहानी या फिर रिपोर्टाज या फिर साक्षात्कार या फिर भाषण। तो दोस्तों जीत जीत में निरखत हूँ यह एक प्रकार का साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या कराए कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उनके पिताजी या फिर चाचा या फिर बड़े भाई और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिरजू महाराज के गुरु जो है ना कौन थे, उनके पिताजी थे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का 40 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। ऑप्शन ए में आपका तो कुचिपुड़ी या फिर भारत नाट्यम या फिर मोहिनी अट्टम या फिर कथक। तो दोस्तों बिरजू महाराज जो है ना ये कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना हिंदी के ऐसे 40 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 40% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उससे जोड़ याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग को कमेंट करके भी बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन से करा कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन ए में आपका युद्ध में या फिर डकैती में या फिर चोरी में या फिर चारवाई में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है। और साथ में भी कमेंट करके बताना है कि 40% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, क्योंकि ये 40% आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये 40% में से 100% जो है ना बहुत सारे प्रश्न वो देखने को मिलेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई फ्यूचर में लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। आपका जितना भी व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अन्य ग्रुप में जो है ना टेलीग्राम ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है ना आपके साथ जो है ना अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के अपने बोर्ड परीक्षा में
अपना नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।